आज की जो सी प्लस प्लस की क्लास है उसमें हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन के बारे में आपने सुना है। मेंबर फंक्शन क्या होता है? किसी क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन बना हुआ है, जैसे कि अगर मैं आपको एक बनाता हूँ क्लास ABC, मैंने क्लास बनाई है और क्लास के अंदर मैं पब्लिक सेक्शन पर एक फंक्शन बनाता हूँ void show। तो इसे मेंबर फंक्शन कहते हैं। void show जो है हमारा मेंबर फंक्शन है। क्लियर है? ये जो मेंबर फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर तब कहलाएगा जब इस फंक्शन का नाम सेम क्लास के नाम के जैसा होगा। यानी कि इस और कंस्ट्रक्टर में ये रिटर्न टाइप भी नहीं लगता है। तो अगर मैं इसका नाम ABC कर देता हूँ तो ये जो मेंबर फंक्शन है एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बन जाएगा और इसको मेंबर फंक्शन ना कह करके कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में हम आज डिटेल से समझेंगे। कंस्ट्रक्टर का जो टॉपिक है हम अभी इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिकल के जितने भी एग्जांपल आप देखेंगे उसमें कंस्ट्रक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए हम शुरुआत में ही इसको कवर कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर टॉपिक को। ठीक है। तो कुल मिला के कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि क्लास के अंदर कोई एक फंक्शन है, इसलिए उसको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है और उसकी खासियत क्या होती है? उसका नाम सेम टू सेम क्लास के नाम के जैसा होता है। यानी कि ऐसा मेंबर फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम के समान होगा, ऐसे मेंबर फंक्शन को हम मेंबर फंक्शन ना बोल करके कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो यहाँ पर भी क्लास ABC है और एक और फंक्शन मैं बनाता हूँ void show। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शो एक मेंबर फंक्शन है जबकि ABC एक कंस्ट्रक्टर है या एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। तो अब मुझे लगता है कि सभी को मेंबर फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में अंतर समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्टर की कुछ खास विशेषताएं होती हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहली विशेषता कंस्ट्रक्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि कंस्ट्रक्टर का नाम एज इट इज क्लास के नाम के जैसा ही होगा। अगर क्लास के नाम में कैपिटल A और स्मॉल b c लिखा है तो इसका भी नाम कैपिटल A स्मॉल b c होगा। यानी इसका नाम सेम टू सेम क्लास के नाम के जैसा होता है। ये कंस्ट्रक्टर की पहली विशेषता है। कंस्ट्रक्टर की दूसरी विशेषता, कंस्ट्रक्टर के फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो सेम, ये कंस्ट्रक्टर की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, वो अपना काम जैसे ही आपको समय आता है वो खुद ब खुद करता है, यानी कि ऑटोमेटिक होता है। अगला, कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है वेरिएबल या वेरिएबल्स को ही हम डेटा मेंबर भी बोलते हैं। मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूं ताकि आप सी में जिसको आप वेरिएबल बोलते थे अब उसको हम डेटा मेंबर बोलेंगे। तो बार बार दोनों वर्ड में यूज करता हूं ताकि आप सी में जो चीजें पढ़े उसको रिलेट कर पाए। तो वेरिएबल्स या डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है इसका। अगला काम, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टर जो है उसमें यहाँ पर देखिए ये वाले फंक्शन में वॉइड रिटर्न टाइप है या इंट रिटर्न टाइप हो सकता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। नो रिटर्न टाइप, वॉइड भी नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। अगला अगला अगली खासियत, इसको हम स्पेस बचाने के लिए थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का कंस्ट्रक्टर की अगली खासियत है कि कंस्ट्रक्टर में एक क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं।
क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स अलाउड हैं। एक मिनट। तो कंस्ट्रक्टर की कुछ विशेषताएं हम यहाँ पे देख रहे थे, तो जिसमें हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर का जो पहली विशेषता है वो है कंस्ट्रक्टर का नाम जो है वो क्लास के नाम के जैसा होता है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है वेरिएबल्स या डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए या ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यानी कि यहाँ पे एबीसी लिखा रहेगा, इंट वॉइड फ्लोट कुछ भी साइड में नहीं लिखा रहेगा। कंस्ट्रक्ट एक से अधिक कंस्ट्रक्टर एक क्लास में अलाउड है। कोई एक क्लास के अंदर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है, हम कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम देखेंगे आगे। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। अब इनहेरिटेंस आपको पता है, इसलिए आप समझ रहे हैं कि एक क्लास को अगर मैं इनहेरिट करूंगा तो उसका कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर को वर्चुअल भी नहीं किया जा सकता। अब अभी आपने वर्चुअल क्लास और वर्चुअल फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को समझने में प्रॉब्लम होगी। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में मिलेगा आपको, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड में आपको नहीं लिखना है। और एक और 10वां पॉइंट है कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो सुपर क्लास या बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है। इसको भी हम देखेंगे। ये 10 विशेषताएं हैं, 10 के अलावा और भी विशेषताएं हैं, लेकिन ये 10 पॉइंट आपको याद रखना है और 10 पॉइंट लिख देंगे सफिशिएंट होता है एक आंसर को लिखने के लिए विथ कोड। तो आइए देखते हैं, हम इनका कोड करके देखते हैं। और मैं चाहूँगा कि इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और तो मैं बीच बीच में एक एक पॉइंट को बोलूँगा और एक एक पॉइंट के साथ साथ मैं यहाँ पर कोड करते जाऊँगा और आपको आउटपुट दिखाऊंगा कि पॉइंट में जो लिखा हुआ है उसका जब मैं कोड कर रहा हूँ तो सेम मुझे आउटपुट मिल रहा है कि नहीं, जो लिखा हुआ पॉइंट है क्या वो सही है कि नहीं, उसको हम यहाँ पर कोड करके प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं, हमारा स्क्रीन पे आते हैं C++ की। ये आपको C++ की स्क्रीन दिख रही होगी, फुल स्क्रीन में दिख रही है। अब कंस्ट्रक्टर की पहली जो खासियत है जिसका नाम क्लास के नाम के समान होता है उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर को राइट करता हूँ। सबसे पहले मैं कोड लिखूंगा जिसमें आयोस्ट्रीम को हम लोग इंक्लूड करेंगे, फिर कोनियो को इंक्लूड करेंगे, फिर मैं क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखते हैं कैपिटल ए बी सी। जानबूझ के मैंने ऐसा नाम रखा है। तो क्लास के अंदर आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर जो है हमेशा पब्लिक सेक्शन में लिखा जाता है। क्लियर है? तो इसके अंदर कंस्ट्रक्टर अगर मैं लिखूंगा ABC और यहाँ पर मैंने लिखा इंट x की वैल्यू मैंने रखी 100 और मैंने लिखा cout x या I am in ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाया है और क्लास में कंस्ट्रक्टर मैंने बना लिया है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट था कि कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो सेम क्लास के नाम के समान होता है। तो यहाँ पर मैंने सेम क्लास का नाम रखा। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो ये वैल्यू ये लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आई एम इन कंस्ट्रक्टर और लिखा हुआ आएगा 100। x की वैल्यू क्या है? 100। तो यहाँ पर जब मैं void main बनाता हूँ, आप देखेंगे कि मैंने main बनाया है और main के अंदर मैं लिखूंगा CLR SCR और get ch। मैं जैसे ही कंस्ट्रक्टर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ABC A1, तो मैंने इसको कॉल नहीं किया है, कहीं पर भी मैंने प्रिंट करने का या शो करने का कमांड नहीं दिया है, सिर्फ मैं वेरिएबल बनाया हूँ। जैसा कि मैं ऐसा बनाता हूँ इंट a, सिर्फ ऐसा बनाया हूँ।
इसको बोलते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, मैंने एबीसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया A1, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है वो कंस्ट्रक्टर को ऑटो कॉल कर देता है। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कोई कॉलिंग नहीं की है, सिर्फ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही जब मैं रन करूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटो कॉल हो जाएगा, और ऑटो कॉल होते ही x की वैल्यू चले जाएगी 100 और लिखा हुआ आएगा आई एम इन कंस्ट्रक्टर और 100। तो देखते हैं रन करके। यहाँ पर 3 एरर आया है, नो फाइल नेम। अच्छा, यहाँ पर ये छूटा हुआ था। देखिए आई एम इन कंस्ट्रक्टर और 100, तो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ा, वो ऑटो कॉल हो गया। वही चीज अगर मैं यहाँ पर शो बना देता, वॉइड शो ऐसा बनाता और इसके अंदर लिखता सी आउट हेलो, और ये शो को बंद कर दिया मैंने, तो शो का आउटपुट तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे। देखिए शो का आउटपुट जो हेलो है वो नहीं आ रहा है, यहाँ पर सेमीकोलन छूटा हुआ है। शो का आउटपुट हेलो जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसको कॉल नहीं किया गया है। अगर मुझे शो का आउटपुट देखना होगा तो मुझे ऐसा लिखना होगा यहाँ पर A1 डॉट शो, ऐसा लिखना होगा। जब मैं इसको कॉल करूंगा तभी आएगा ये। देखिए यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आ रहा है ऊपर में। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए A1 डॉट ABC ऐसा लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। क्लियर है? ऐसा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शो के लिए ये लिखना कंपलसरी है, ये कंस्ट्रक्टर की विशेषता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर की दूसरी खासियत क्या थी कि अगली खासियत क्या थी, थर्ड नंबर की जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो ये थी, कंस्ट्रक्टर का यूज वेरिएबल्स या वेरिएबल, यहाँ पर x एक वेरिएबल है या डेटा मेंबर है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू क्या दी है 100, मैं ऐसा नहीं दे सकता, यहाँ पर मैं इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकता हूँ, अलाउड नहीं है। अगर मुझे इसमें कोई वैल्यू देनी है तो वो कंस्ट्रक्टर के अंदर ही देना होगा, ये रूल है C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर की तीसरी खासियत है कि वो वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करता है, इंस्टेंस को इनिशियलाइज करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, चारों का एक ही मतलब है। अगली खासियत थी इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ पर कोई वॉइड इंट फ्लोट आप नहीं लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो एरर जनरेट होगा। अगली खासियत है कि एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर एक से अधिक कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। ABC एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, तीनों कंस्ट्रक्टर मतलब जितने भी कंस्ट्रक्टर होंगे, मोर देन वन अगर कंस्ट्रक्टर हैं तो उनमें जो उनका सिग्नेचर है, यानी कि उनका जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है वो अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो कंस्ट्रक्टर है एक ही क्लास के अंदर है, लेकिन यहाँ पे 0 आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको लिखता हूँ सी आउट और यहाँ पे लिख देता हूँ आई एम सेकेंड कंस्ट्रक्टर, आई एम सेकेंड कंस्ट्रक्टर लिखा, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर है और ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब भी मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? दोनों में से केवल एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? अगर मैं ऐसा बनाता हूं तो पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर 0 दिया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर जब इसको रन करता हूँ तो ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर ही कॉल करेगा, सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करेगा। यानी कि एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर है तो उसमें से केवल एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अगर 10 कंस्ट्रक्टर है तो केवल एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एक समय पर। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है। अगर मैं चाहता हूं कि दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट बनाते समय मुझे इसकी सिग्नेचर को मैच करना होगा। यहाँ पर इंट आई लिखा है इसलिए मैं इंटीजर वेरिएबल दे देता हूँ। अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें नीचे वाला कंस्ट्रक्टर यानी कि सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
अब देखेंगे आई एम सेकेंड कंस्ट्रक्टर आउटपुट आया क्योंकि पहला कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ है, क्योंकि कॉल का ऑब्जेक्ट बनाते समय जो सिग्नेचर मैच किया गया, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू दी गई, यहाँ पर 0 इंटीजर वैल्यू है, इसलिए ये वाला कॉल हुआ। क्लियर है। कंस्ट्रक्टर की अगली विशेषता थी हम कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, किसी फंक्शन में इस तरीके से कॉमा करके कुछ वैल्यूज पास करना ही आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो आपने यहाँ पे खुद देखा कि कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास किया गया है, तो ये निश्चित सी बात है कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट पास किया जा सकता है, ये बात सही है। एक क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, ये बात भी सही है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है, ये बात भी सही है। एक क्लास के एक ऑब्जेक्ट के लिए एक समय पर एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये भी सही है। और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो यहाँ नीचे डिसाइड किया जाता है। अगला पॉइंट था कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। जब भी आप इनहेरिटेंस करेंगे या इनहेरिट का कोड लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू तो चले जाएगी, लेकिन कंस्ट्रक्टर की वैल्यू नहीं जाती है। इसको आप करके भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक क्लास बी बनाता हूँ और उसको इनहेरिट कर लेता हूँ पब्लिक ए को, तो इसका मतलब है कि यहाँ पब्लिक में रखी हुई सारी चीजें बी में आ जाएंगी, जिसमें एक्स भी है, ए बी सी भी है और ये वाला ए बी सी भी है। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्लास को ब्लैंक रख देता हूँ तो ये मानूंगा कि बी के अंदर ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो गई है। क्लियर है। और यहाँ पर ए नहीं है, ए बी सी है। तो अगर मैं बी का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ B1, तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर सी आउट B1 डॉट एक्स, तो B1 के x को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो x की वैल्यू कितनी है 100, और वो ए बी सी में थी, वो B में आ गई है, तो 100 आउटपुट आएगा। तो मैं यहाँ पे रन किया तो ये 100 आउटपुट आया। पुरानी स्क्रीन भी आ रही है कंस्ट्रक्टर की वजह से, और ये भी आ रहा है। क्लियर है। अब मैं अगर यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की इंडिविजुअल कोशिश कर रहा हूँ तो क्या होगा देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखा B1 डॉट ए बी सी, ऐसा करने की कोशिश करूंगा मैं, तो ये एरर जनरेट करेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी। क्लियर है। तो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर वर्चुअल भी नहीं होता है और हमेशा पब्लिक सेक्शन में लिखा जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट था, अगर मैं किसी क्लास को इनहेरिट करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लास सी और पब्लिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पब्लिक बी, और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर तैयार करता हूँ पब्लिक के अंदर। सी क्लास का जो स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्टर है वो ऐसा बनेगा, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी आउट एंड एल सी, और बी का जो कंस्ट्रक्टर है वो ऐसा रहेगा। तो जब भी मैं सी का कंस्ट्रक्टर, या इस प्रॉपर्टी को हम लास्ट में देखेंगे कि जब ए बी सी तीन क्लास एक दूसरे को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करती है तो कंस्ट्रक्टर रिवर्स डायरेक्शन में कॉल होता है। इसको हम अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि अभी 1 मिनट में मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, उम्मीद है आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। कंस्ट्रक्टर की ये 10 विशेषताएं जो आपने अभी स्क्रीन पर देखी आपको समझ में आई होंगी कि कंस्ट्रक्टर में ये 10 विशेषताएं होती हैं, जिसमें ये 2-3 विशेषताएं इंपॉर्टेंट है। बोलिए।